Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good and taking my lectures और डेफिनेटली आपको उनका फायदा भी हो रहा होगा. सो स्टूडेंट्स, आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होने जा रहा है. वही पार्ट 2 केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 अभी भी हमारा चल रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी. तो स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को एक तो डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स का, और उसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं, हम पहले भी इस चीज को लेक्चर यही वाले टॉपिक स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कोर्स का हिस्सा है और उसी हवाले से मैंने अगेन इनकी थोड़ी सी स्टडी जो भी बुक के अंदर की गई है वो लिख दी आपके सामने. सबसे पहले देखें जो एलिमेंट्स मेटालिक एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनका क्या कैरेक्टर होगा. ये पॉइंट्स के साथ ही आप याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इट वुड बी हेल्पफुल. सो स्टूडेंट्स, मेटालिक कैरेक्टर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, एक बार दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस. एंड हाउ दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस, दे रेडिली लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. कि वो वाले एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनका एटॉमिक साइज ग्रेटर होता है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है, न्यूक्लियस के उनके ऊपर अट्रैक्शन फिर कम होती है इलेक्ट्रॉन्स पे, और उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बहुत ही आसान हो जाता है. जैसे कि 1A ग्रुप अल्कली मेटल्स, 2A ग्रुप अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ये दोनों ही ग्रुप में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर मेटल्स एंड दे आर स्ट्रॉन्ग मेटल्स. उन सब के अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी. ठीक है, क्या कि एक तो वो सबके सब आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और मोनो पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन बनाते हैं, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. एज वेल एज दे आर गुड कंडक्टर्स, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी. मींस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इन मेटल्स दीज मेटल्स कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम. ये मीडियम के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट ट्रांसफर करनी हो या आपने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी हो. सो दैट्स देयर कंडक्टर. उसके अलावा ये आपने पढ़ा हुआ है लस्ट्रस, शाइनी होती हैं, मैलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि अब्रेशन लगा के, उन पे ताकत लगा के, प्रेशर लगा के उनको बारीक शीट्स में या वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. उसके अलावा हमने एक और बात पढ़ी हुई है कि दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. अब ये देखें, सोडियम का ऑक्साइड लिखा है मैंने और पोटेशियम का ऑक्साइड लिखा है, दोनों ही मेरे पास ये बेसिक ऑक्साइड हैं. इनको क्यों बेसिक ऑक्साइड कह रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा हुआ है. बिकॉज व्हेन द मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, ये दोनों जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स देखें अपनी रिस्पेक्टिव बेस बनाते हैं. सोडियम था तो उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, पोटेशियम का ऑक्साइड है तो इसने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया. सो दैट्स व्हाई ये मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं हम इनको बेसिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं जी यहीं पर हम मेटल्स के ट्रेंड्स की तरफ. लाइक मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज किस तरफ को होता है या डिक्रीज किस तरफ को होता है, तो वो मैंने दोनों बातें लिख दी हैं और रीजंस भी लिख दी हैं. ये जरा स्टूडेंट्स देखिएगा. पहले बात कर लेते हैं जी ग्रुप्स में, मतलब टॉप टू बॉटम. लाइक 1A ग्रुप है तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. टॉप टू बॉटम हम बात करें तो एक तो क्या होता है जी, इंक्रीज इन साइज, एटॉमिक साइज. टॉप टू बॉटम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ईज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजियर होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस पर कम होता जाता है. तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना जितना आसान होता जाएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब वो मेटल उतनी स्ट्रॉन्ग मेटल है, यानी कि उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा है. सो टॉप टू बॉटम, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जाता है, और इट्स मीन के टॉप टू बॉटम फिर हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो रहा है. और इसी के बाद आगे हम पीरियड्स में डिस्कस करें तो डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है पीरियड्स में, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में से अब लूज करना भी मुश्किल होता जाता है. तो वो जितना मुश्किल होता जाएगा इट्स मीन मेटालिक कैरेक्टर उतना डिक्रीज होता जाएगा.
सो ग्रुप्स में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और पीरियड्स में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। सिर्फ आप इसको एटॉमिक साइज के बेस पे याद रख सकते हैं। एटॉमिक साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है और इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर भी फिर ज्यादा होगा। ये एक बात याद रखिएगा, जो आपके पास हेलोजेंस हैं 7A ग्रुप, ये आपके पास क्योंकि बिल्कुल एंड पे आते हैं तो ये लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं। ये बात मैंने सेपरेट इसलिए लिखी है कि ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है एक दफा। सो ये था मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास। अब साथ ही नॉन मेटालिक कैरेक्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसी के जरा ये याद रखते हुए, ये स्टेटमेंट्स पॉइंट्स देखते हुए इसको देखिएगा। सो पहली बात, फॉर्म नेगेटिव आयन। मेटालिक कैरेक्टर मेटल्स क्या करती हैं, पॉजिटिव आयन बनाती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं स्टूडेंट्स, दे फॉर्म नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बनता था, ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। उसके अलावा दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। और स्टूडेंट्स ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनको हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। लाइक कार्बन इज अ नॉन मेटल, सल्फर इज अ नॉन मेटल, और दोनों के साथ ऑक्सीजन अटैच है, सो बोथ ऑफ दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स। क्यों एसिडिक ऑक्साइड्स कह रहे हैं, क्योंकि जब ये दोनों स्टूडेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखें दोनों ही हमें एसिड्स गिव करते हैं। When carbon dioxide get reacted with water, it will give carbonic acid, which is very weak acid. And when sulfur trioxide get reacted with water, it will give sulfuric acid, which is a very stronger acid. अब ये आपके सामने आ गए स्टूडेंट्स, ये देखें, इसीलिए इनको एसिडिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। और वो बेस बनाते थे वाटर के साथ ये करके, तो उनको बेसिक ऑक्साइड भी कहा जाता था। एक बात मैंने मजीद लिख दी है, रिएक्ट विद बेस फॉर्म्स सॉल्ट। स्टूडेंट्स ये जनरल रिएक्शन आपको भी वैसे याद होगा कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये देखें, सल्फर डाइऑक्साइड ये यहां पर एसिडिक कैरेक्टर रख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये यहां पर बेसिक कैरेक्टर रख रहा है। तो वो कहता है कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट, लाइक सोडियम सल्फाइट, ये सॉल्ट है, और साथ इसने वाटर अपने में से वाटर बाई प्रोडक्ट के तौर पे बना लिया। ठीक है, वो तो बनेगा ही। आगे जी, अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ट्रेंड्स, डेफिनेटली जो मेटालिक कैरेक्टर ट्रेंड्स पढ़े आपने उसका वाइस वर्सा होंगे, उसका उल्ट। कैसे जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरफ को मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो स्टूडेंट्स दूसरी बात यही हो सकती है ना कि उस तरफ को नॉन मेटालिक कैरेक्टर फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर एक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो नॉन मेटालिक डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा होगा। तो इसमें देखिए, अब ये आपके पास ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप्स में नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। व्हाई? सेम रीजन, बिकॉज इन ग्रुप्स atomic size increases, so it would be easier to lose the electron. इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो रहा है, तो ये तो मेटालिक कैरेक्टर हुआ ना, तो इट्स मीन नॉन मेटालिक कैरेक्टर फिर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। और इसी तरह पीरियड वाइज जो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ये दोनों बातें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। स्टूडेंट्स ये ध्यान से समझिएगा जरा, ये बात आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई थी, ये आप अब पढ़ने लगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो सबसे पहले देख ले, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग फोर्सेस। बाइंडिंग फोर्सेस के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है बेसिकली। और वो बाइंडिंग फोर्सेस क्या होती हैं? बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती हैं। बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, those वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उनमें से जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हो, जो बॉन्ड बना रहे हो, वो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट जितने ज्यादा बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, यानी कि जोन सा एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स रखता है, इट्स मीन कि वो ज्यादा बाइंडिंग फोर्सेस रखता है, और फिर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्गर होगा। ये बात दोबारा रिपीट करो, मैं जरा गौर से सुन लीजिएगा, उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किस चीज पे डिपेंड करता है? बाइंडिंग फोर्सेस पे। और बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? बॉन्ड बनाने वाली फोर्सेस। और वो किस वजह से जनरेट होंगी? बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गोइंग टू टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। वो इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और बॉन्डिंग करने के बाद वो जो बॉन्ड बना लेंगे वो बाइंडिंग फोर्सेस कहलाएंगी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये देखें आप,
पहले हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या करने लगे जी, पीरियड्स के अंदर डिस्कस करने लगे। ठीक है, पीरियड्स के अंदर आपको पता है लेफ्ट टू राइट डिस्कशन की जाती है। सो मैंने ये एक पीरियड आपके सामने लिख दिया है ताकि समझना आसान हो। स्टूडेंट देखिएगा, ये मैंने आपके सामने एक शॉर्ट पीरियड लिखा है। कौन सा है ये, सेकंड पीरियड मैंने आपके सामने लिखा है, जिसके अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एग्जिस्ट करते हैं। पहला वेरी शॉर्ट पीरियड था ना, उसमें तो हाइड्रोजन और हीलियम है। ये मैंने दूसरा पीरियड आपके सामने लिख दिया है, और साथ ही यहां पर उनके एटॉमिक नंबर्स भी लिख दिए। लिथियम का 3, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यहां तक बात की है मैंने। और नीचे ही इनके स्कीमेटिक डायग्राम में एटम बना दिए हैं ताकि समझना आसान हो। अब यहां पर मैं बाइंडिंग फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। जहां तक बाइंडिंग फोर्सेस बढ़ेंगी वहां तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन जब बाइंडिंग फोर्सेस डिक्रीज होने लग जाएंगी तो इट्स मीन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी डिक्रीज होना है। तो स्टूडेंट देखेंगे, पहले मैं लिथियम की बात करूं तो ये मैंने लिथियम का एटम बनाया, 3 एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। बेटा इनर शेल में ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरा ये आ गया। उसी तरह बेरिलियम को देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 और दूसरे में भी मैंने 2 बना दिया है, टोटल 4 कंप्लीट हो गए। इसी तरह बोरॉन की बात करता हूं तो बोरॉन में 5 है, तो देखिए इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी जो 3 रह गए वो आउटर मोस्ट शेल में आ गए, वैलेंस शेल में आ गए। इसी तरह कार्बन 6 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। स्टूडेंट्स इसी तरह नाइट्रोजन 7 है, तो पहले शेल में 2 और बाहर वाले में 5। ये 8 है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर 6, और इसी तरह पहले में 2 और बाहर 7, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। अब देखते हैं बॉन्डिंग में ये कैसे हिस्सा लेते हैं। जो 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लाइक लिथियम, उनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो स्टूडेंट वो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। Lithium can form only one bond because there is only one electron present in the outermost shell of its atom. उसी तरह बेरिलियम की मैं बात करूं तो देखिए आउटरमोस्ट शेल में स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बन जाएंगे, ये दोनों बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे यहां पे। उसी तरह बोरॉन की बात की जाए तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। ये इसकी बाइंडिंग फोर्सेस और ज्यादा बढ़ गई, ये 3 हो गई। अभी तक आप देखें सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, बाइंडिंग फोर्स कम है। यहां पे इसने 2 बॉन्ड बनाया, सो इसकी बाइंडिंग फोर्सेस जरा ज्यादा है। स्टूडेंट आगे जाके 3 बॉन्ड्स बन गए, तो ये हमारे पास बाइंडिंग फोर्सेस मजीद इंक्रीज हो गई। अब मैं कार्बन की बात करता हूं, सो देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन एटम, सो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। सो इसकी बाइंडिंग फोर्सेस अभी तक सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अब हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन स्टूडेंट ये एक तो इसके ऊपर लॉन पेयर है, यानी कि ये पेयर कंप्लीटेड है, ये स्टेबल स्टेट है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो पेयरिंग करता है और वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, वो ही बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएंगे बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट टू फॉर्म बॉन्ड, ये इसके ऊपर एज अ लॉन पेयर मौजूद रहेंगे। तो अब देखें ये आगे से 3 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, 1 2 3। तो देखा जाए तो कार्बन की निस्बत इसकी बाइंडिंग फोर्सेस कम है, ये वीकर है बाइंडिंग फोर्सेस इसकी। सो इसका मतलब कार्बन की निस्बत इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। उसके बाद आगे ऑक्सीजन देखें तो स्टूडेंट ये दोनों तो लॉन पेयर हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड। जैसे कि वाटर में आप देखते हैं H2O 2 हाइड्रोजन होते हैं, वो इधर इधर ही अटैच होते हैं, सो ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। उसके बाद फ्लोरीन देखें तो ये भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर, सो इट कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड। फ्लोरीन के ऊपर बाकी 3 लॉन पेयर्स होते हैं। तो अब आप जरा यहां पर ट्रेंड समझिएगा क्या है, ये अभी 1 बॉन्ड, फिर 2 बॉन्ड यानी कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, 3 बॉन्ड बाइंडिंग एनर्जी मजीद बढ़ी, कार्बन 4 बॉन्ड बाइंडिंग एनर्जी मजीद बढ़ी। यहां तक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि 1A से लेकर के 4A तक, यहां से ये मैं निशान लगा देता हूं, 1A से लेकर के स्टूडेंट्स 4A तक बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद 5A से देखें तो 4 की बजाय ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं, ये 2 और ये, यानी कि 5A से लेकर के अगेन 7A तक जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है स्टूडेंट्स वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि 1A से लेकर के 4A तक
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं एलिमेंट्स के, और फिर 5a से लेकर के 7a तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगेन क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। उसकी वजह क्या है कि बाइंडिंग एनर्जीज डिक्रीज करेंगे। बात समझ में आ गई है आपको? बाइंडिंग एनर्जीज पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, और बाइंडिंग एनर्जीज जो बॉन्ड बनाती हैं। और देखें कार्बन तक ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करते हैं, सो 1a से लेकर के 4a तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से बाइंडिंग फोर्सेस बढ़ती हैं। और इसके बाद 5a से लेकर के 7a तक फिर बाइंडिंग फोर्सेस डिक्रीज होने लग गई हैं, क्योंकि अब लॉन पेयर्स उसमें आ रहे हैं। तो बाइंडिंग फोर्सेस डिक्रीज होने लग गई हैं, बॉन्ड्स कम बनेंगे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन आपके सामने है जी, ये तो गैसेज हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली बहुत कम होंगे। गैस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जबकि ये स्टार्टिंग में देखें लिथियम है, बेरिलियम है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, दोनों मेटल्स हैं, तो इनके तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होंगे ना। सो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पहले कार्बन तक इंक्रीज होता है, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, यहां तक इंक्रीज, और कार्बन से आगे जब आप मूव करें तो ट्रेंड कुछ यूं हो जाता है कि वो डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ये तो ट्रेंड हो गया हमारे पास लेफ्ट राइट यानी कि पीरियड्स में। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं ग्रुप वाइज, यानी कि टॉप टू बॉटम। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जनरली क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और उसकी वजह ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना इंक्रीज होता जाता है, उसके अंदर फोर्सेस जो है वो उतनी वीकर होती जाती हैं। आप यूं कह लें कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को फिर ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर रहा होता, जिसकी वजह से फोर्सेस एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से वीकर होती जाती हैं। ये बात याद रखिएगा, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस होगा। अगर एटम का साइज बढ़ रहा है और उसकी फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे, तो वो वीकर होती जा रही है, ठीक है। मॉलिक्यूल की बात अभी मैं करता हूं। यहां पर क्या, टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप वाइज एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से फोर्सेस वीकर होती जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास ग्रुप वाइज टॉप टू बॉटम जनरल ट्रेंड क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है। आप यूं समझ लें, इलेक्ट्रॉन जितना इजीली रिलीज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी उसका फिर उतना ही कम होता है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, ये आपने जहन में रखनी है। एक्सेप्शन क्या है जी, 7a ग्रुप हेलोजेंस जो है आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। यहां पर अगर हम ग्रुप वाइज बात करें, यानी कि फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, तो टॉप टू बॉटम यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हेलोजन जो है ये वाहिद ऐसा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जो मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। लाइक फ्लोरीन है तो ये देखें वो यूं एग्जिस्ट करता है, F2 Cl2 Br2 I2। लाइक 7a ग्रुप ये हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सो इसमें टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज हो रहा है। अब जब मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होता है तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होने लग जाती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, एटम्स में स्ट्रॉन्गर नहीं होती, खाली एटम की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर मैं उन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं तो उनका साइज अगर ग्रेटर होता जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर स्टेट की बात करता हूं तो मॉलिक्यूल जितना स्ट्रॉन्गर होता है, जितना लार्जर होता जाता है ना, मॉलिक्यूल जितना बड़ा होता जाता है, असल में ना उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उतने बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके दरमियान फिर पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा जनरेट होने लग जाती है, ठीक है। लाइक दो एटम्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो बॉन्डेड कैसे होते हैं कि एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूल्स में, तो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उनके दरमियान पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, द डिस्टॉर्शन, द एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, के दो एटम्स हैं उनके दरमियान, यहीं पे मैं बात कर रहा हूं, दोबारा देखिएगा, 1 2 3 और इसी तरह ये भी मैंने 3 बना दिए। चले, अब इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, ये उतना स्ट्रांगली एक दूसरे को खींचेंगे और ये मिलके एक मॉलिक्यूल बनेगा।
तो उतनी ही ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। मतलब कि जब ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये उतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे चार्जेस, जिसको हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। सो मॉलिक्यूल जितना लार्जर होता है, जितना ग्रेटर होता है, उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, और पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी फिर उसके दरमियान फोर्स टू अट्रैक्शन भी उतनी स्ट्रॉन्गर होगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, सो ये आपका आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, इसको नोट भी कर लिया कीजिए, और ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है अगेन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, सो गौर कीजिएगा इस पे। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।